हेलो बच्चों, तो आ गए हम आईसीएसई क्लास 10th चैप्टर 4 का वन शॉट लेके, जो कि चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। तो चलिए इस वन शॉट को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो वो कुछ बेंड हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक रेयरर मीडियम ले लिया, एक डेंसर मीडियम ले लिया। रेयरर में हमने एयर ले ली और डेंसर में हमने मीडियम ले लिया वाटर। अब लाइट की रे इस सरफेस पे पड़ेगी, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है लाइट की रे उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब देखेंगे कि लाइट की रे किधर बेंड होगी। तो जब रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। वैसे इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। या तो इस रे से नॉर्मल तक चलें या तो इस नॉर्मल से इस रे तक चलें, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और ये जो है ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेयरर से जब डेंसर गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पर लाइट की रे बेंड हो गई। अब इसमें डेंसर से रेयरर की तरफ भेज के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर एक मीडियम डेंसर है, यहाँ पे रेयरर मीडियम है। फिर से डेंसर में हम वाटर ले लेंगे और रेयरर में हम ले लेंगे एयर। अब डेंसर से रेयरर में गई है लाइट की रे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? जहाँ पे लाइट की रे इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। नॉर्मल का सरफेस से एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब डेंसर से रेयरर जा रही है तो कहाँ बेंड हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल से दूर। वैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे तक का। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे आ रही है उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन होने के बाद आ रही है रे, इसलिए इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और इधर इसको भी इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको भी रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। एक मीडियम डेंसर लेना है, एक मीडियम रेयरर लेना है, तो ऐसा अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट की रे बेंड हो जाएगी। डेंसर में हम कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं। अगर यहाँ डायमंड ले रहे हैं तो यहाँ ग्लास ले लेंगे, तो भी यही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। और अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे अब यहाँ पे रेयरर मीडियम है तो यहाँ पर लाइट की स्पीड मान लेते हैं v1, और डेंसर मीडियम यहाँ पे मान लेते हैं लाइट की स्पीड v2। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v2 होगा। रेयरर में हमेशा ज़्यादा, डेंसर में हमेशा कम। अब यहाँ पर डेंसर में यहाँ पर भी मान लेते हैं v1 v2, तो यहाँ पर जो मीडियम रेयरर है यानी कि एयर, इसमें स्पीड लाइट की डेंसर वाले मीडियम से ज़्यादा होगी। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज की, यानी कि जो रिफ्रैक्शन के लॉ होते हैं। तो पहले तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर रेयरर कोई मीडियम है, यहाँ पर डेंसर कोई मीडियम है। सिंप्लिसिटी के लिए हम बार बार एयर और वाटर लेते हैं, ये नहीं तो कोई सा मीडियम ले सकते हैं। मान लेते हैं रेयरर में हमने ग्लास ले लिया और डेंसर में वाटर ले लिया, तो कोई सा भी, बस एक मीडियम रेयरर होना चाहिए, एक मीडियम डेंसर होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होता है जनरली। तो अब यहाँ पर रेयरर से डेंसर जब लाइट की रे जाती है तो कहाँ बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब पहला लॉ इसी से निकल के आता है, जो है द इंसिडेंट रे, यानी कि ये जो सरफेस की तरफ आ रही है रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल जो सरफेस पे परपेंडिकुलर खींचा है ये, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का पहला लॉ।
ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। मतलब ये तीनों सेम ही प्लेन पे हैं। ये पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लें और उसको साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डिवाइड कर दें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट। ये यहां पर हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक रेयरर मीडियम है, एक यहाँ पर डेंसर मीडियम है। तो लाइट की रे अब यहाँ पे इंसिडेंट हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम घटाएं या बढ़ाएं, कुछ भी करें, तो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मान लेते हैं इसको चेंज करके, यानी कि बढ़ा के या घटा के जो भी किया, इसकी वैल्यू आई डैश हो गई, इसकी वैल्यू आर डैश हो गई। पहले आई और आर थी, अब आई डैश और आर डैश हो गई। तो जो साइन आई डैश अपॉन आर डैश आया है, इसकी जो वैल्यू आएगी साइन आई डैश अपॉन आर डैश की, वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगी। ये है इसका मतलब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब चेंज करने के बाद भी जो उसका रेशियो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। कब? जब तक हम इन मीडियम्स को चेंज ना करें। जैसे यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है, तो एयर और वाटर के लिए हम यहाँ पर कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू रखें, हमेशा बराबर आएगी एक दूसरे के। तो ये हो गई इसकी बात। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी बात करते हैं। ये कांस्टेंट होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से या फिर एन से। क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताती है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। तो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी मीडियम, उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। किसी मीडियम की जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर वो मीडियम होगा, और जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर वो मीडियम होगा उतनी कम वो लाइट की स्पीड को कर देगा। और ये जो हम रिफ्रैक्शन में कहते हैं कि ये यहाँ पे रेयरर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ये हम उसका मतलब यही होता है कि ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। शॉर्ट में कह देते हैं रेयरर डेंसर, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि ऑप्टिकली रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की स्पीड के। जो उस मीडियम में स्पीड है लाइट की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पर एक में ले लेते हैं एयर, एक मीडियम ले लेते हैं वाटर। अब इससे लाइट की रे गई, बेंड हो गई। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, इसका है म्यू डब्ल्यू। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये क्या होगा? अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाइट की स्पीड के, तो इसमें अगर v1 हम मान लें, इसमें v2 मान लें, तो अब इसका 1/v2 हो जाएगा। लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए 1/v2, और इसमें 1/v1। अब ये
V1 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा V1/V2 μW/μA। और ये क्या है μW/μA? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 A μW, जिसके रिस्पेक्ट में है वो यहाँ पे लिखेंगे और बाकी दूसरा मीडियम यहाँ पे। अब स्नेल्स लॉ में जो sin I/sin R लिखा हुआ था, sin I/sin R इक्वल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यही था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 μ2, इस तरह से। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बताता है कौन सा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम लाइट की स्पीड देखने को मिलेगी। और ये स्पीड के उस मीडियम में स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए 1/, करके लिख दिया। अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो क्या होता है रियल एंड एपरेंट डेप्थ, समझते हैं। अब जैसे वाटर में कॉइन पड़ा हुआ है, वाटर के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर एक कॉइन पड़ा हुआ है। अब बाहर से कोई इसको देखेगा तो फिर ये थोड़ा सा कॉइन उसको ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पर है लेकिन कॉइन एक्चुअल में थोड़ा सा उसको ऊपर दिखाई देगा। तो देखते हैं इसकी रियल और एपरेंट डेप्थ कैसे कहाँ आएगी। तो इस कॉइन को देखना है बाहर से वाटर के, तो एक रे से सीधी भेज देंगे और एक रे ऐसे भेज देंगे। अब जब कोई रे सीधी जाती है, ये वाटर है, बाहर एयर है। अब जब कोई रे सीधी सीधी नॉर्मल इंसिडेंस पे जाती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर सीधी अनडेविएटेड चली जाती है ऐसे। और ये वाली जो रे है यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे जस्ट रिफ्रैक्शन होने वाला, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये जा रही है रे कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, यानी कि वाटर से एयर में। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई तो अब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तभी इमेज बनेगी, इधर कहीं बनने नहीं वाली है। तो इधर ये कॉइन हमें कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, बाहर से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इस पॉइंट पे। और एक्चुअल में है कहाँ पे, है नीचे। तब इसकी रियल डेप्थ क्या होगी, रियल डेप्थ होगी ये रियल डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ हमें क्या लग रही है, ये हो गई एपरेंट डेप्थ। और ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो जहां से इस ऑब्जेक्ट को देखना है वहां से हमेशा वहां से रेस नहीं भेजते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे इसको कॉइन को देखना है बाहर से, तो इससे रेज आएंगी। अब इससे एक रे सीधी सीधी और एक रे थोड़ा सा बेंड होके इधर आई और रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। ये वाली रे क्यों नहीं बेंड हुई, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जब रेयरर से डेंसर जा रही लाइट रे, तो जब नॉर्मल इंसिडेंस यानी कि सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है तो वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे रे सीधी चली जाती है अनडेविएटेड। तो ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ का एक एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब स्विमिंग पूल का एग्जांपल लेते हैं। अब ये स्विमिंग पूल का बेस है, जो सबसे नीचे होता है बेस, वो है ये स्विमिंग पूल का। अब इसको बाहर से देखेंगे तो बाहर से लगेगा कि बहुत कम गहरा है, लेकिन एक्चुअल में इतना गहरा है। तो अब इसको देखते हैं, हमें क्या देखना है, हमें स्विमिंग पूल का बेस देखना है। तो यहीं से लाइट की रे आएगी,
एक रे आई सीधी सीधी, ये ऐसे बाहर निकल जाएगी। एक रे आएगी थोड़ा सा बेंड होके, थोड़ा सा तिरछी रे आएगी एक। अब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा। कहाँ से कहाँ रे जा रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि आगे यहाँ कहीं तो मिलने नहीं वाली लाइट की रेज, तो अब यहाँ पर पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? हमें दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर इसका इतनी गहराई है स्विमिंग पूल की, ये इसकी अपरेंट डेप्थ दिखाई पड़ेगी, अपरेंट डेप्थ। जबकि एक्चुअल में वो कितना गहरा है? एक्चुअल में वो पूरा इतना गहरा है, लेकिन हमें इतना गहरा दिखाई पड़ेगा। ये तो हो गई अपरेंट डेप्थ, और ये है रियल डेप्थ। इसका फॉर्मूला भी होता है अपरेंट डेप्थ इक्वल रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये फॉर्मूला याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखो, अपरेंट डेप्थ इक्वल रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये जो इसका शिफ्ट हुआ है इतना, यहां था लेकिन यहां दिख रहा है, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है शिफ्ट इक्वल रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ये शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको भी पढ़ते हैं। इस बार पानी में ये फिश है और ऊपर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, ऊपर एक बर्ड है। इस बर्ड की इमेज इस बार देखनी है, इस फिश को देखना है कि ये बर्ड कहाँ है, तो इसको कहाँ दिखेगा? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इस बार कौन है? ऑब्जेक्ट इस बार ये है बर्ड। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज को देखना, वहीं से हमेशा लाइट की रेज आएंगी। तो अब यहां से एक लाइट की रे सीधी आएगी फिश के पास अनडेविएटेड, और एक थोड़ी सी बेंड होके आएगी, थोड़ी सी तिरछी। अब ये यहाँ पे एयर है और ये फिश तो वाटर के अंदर है, तो अब रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट की रे, तो अब किधर बेंड होगी? बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ऐसे बेंड हो जाएगी। अब ये लाइट की रेज इधर मीट नहीं कर पाएंगी। अब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड कर दिया। अब इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें, ये फिश को बर्ड एक्चुअल में यहाँ पर दिखेगी, जबकि है कहाँ पर? यहाँ पर है। अब इसमें कुछ भी पूछा जाए, कोई सी भी हाइट पूछी जाए, सरफेस से बर्ड की हाइट पूछी जाए, वो भी ये वाली हाइट बता देंगे। फिश को सरफेस से बर्ड कहाँ पे दिख रही है, तो ये बता देंगे। तो ये सब इसमें आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो अब पहले एक ग्लास स्लैब बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसमें लाइट की रे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। अब जहाँ पे इंसिडेंट हुई वहीं पे नॉर्मल बनता है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ठीक, अब यहाँ पे एयर है, एयर एक रेयरर मीडियम है, और यहाँ पे इसको ग्लास मिलेगा, अगर ग्लास की है तो यहाँ पे डेंसर मिलेगा मीडियम, यहाँ पे फिर से एयर मिल जाएगी, यहाँ फिर से रेयरर मीडियम मिल जाएगा, ये लिख लेते हैं। अब रेयरर से डेंसर में जा रही लाइट की रेट तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, हो गई बेंड। अब यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अब जा रही है इससे, इसके अंदर से बाहर फिर से एयर में जा रही है, तो अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये वाला जो था ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है एंगल, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको कहेंगे क्या? इंसिडेंट रे।
ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हुई है, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन होने के बाद आ रही है, इसलिए रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो अब इस ग्लास स्लैब ने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया, इसने केवल इस रे को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। वैसे ही रे कहाँ जाती, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, वैसे ही रे ऐसे जाती, लेकिन ऐसे ना जाके अब ऐसे गई, तो इसने ये पैरेलली इसको शिफ्ट कर दिया। ये जो शिफ्ट इसने पैरेलली कर दिया है, इसी को ही हम कहते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो शिफ्ट है, इसी को ही हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एल से इसको डिनोट करते हैं, या एक्स से भी कर सकते हैं, जिससे मन आए उससे कर सकते हैं डिनोट। तो ये ग्लास स्लैब पैरेलली शिफ्ट करता है केवल, और कुछ नहीं करता है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस के इसमें बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट कवर होगी। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि ये क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसके ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जितना ज्यादा होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरा फैक्टर क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मान लेते हैं लैम्डा। तो वेवलेंथ जितनी कम होगी, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। जितनी कम वेवलेंथ, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी, अगर उसकी लाइट पड़ेगी तो उसका सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अब फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी उसकी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं थिकनेस स्मॉल टी से डिनोट कर लिया। ये ग्लास स्लैब है, ये इसकी मान लेते हैं थिकनेस है। तो ये जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, उतनी ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और जितनी कम वेवलेंथ की इंसिडेंट लाइट पड़ेगी, उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो यही इसमें होते हैं फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट को। अब बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तब डेंसर से रेयर में लाइट की रे जा रही है। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है, जब लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, तो जब सरफेस को बिल्कुल टच करते हुए जाए, उसी को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे सरफेस को टच करते हुए जाएगी तो इस फिनोमिना को कहेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस, बिल्कुल सरफेस को टच करते हुए। तो अब डेंसर मीडियम से लाइट की रे जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लाइट की रे नॉर्मल से अवे बेंड होगी, और बढ़ाएंगे तो और बेंड होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा कि जो बिल्कुल सरफेस से टच करते हुए लाइट की रे जाएगी। ऐसे एंगल को कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल, और डिनोट करेंगे आईसी से। डिनोट करेंगे, आई के नीचे एक छोटा सा सी बना देंगे, उसी से क्रिटिकल एंगल को डिनोट करेंगे। और इसमें ये जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल की, इसको निकालने के लिए साइन सी इक्वल 1/म्यू, यहाँ पे डेंसर मीडियम, यहाँ पे लिखेंगे डेंसर, और यहाँ पे लिखेंगे रेयरर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, ये होता है क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला। साइन सी इक्वल 1/म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। अब क्वेश्चन इसमें अराइज होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा। तो जब एंगल ऑफ
इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस बार ये क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें 100% लाइट 100% लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आएगी जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही थी, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसमें यहाँ पे डेंसर इसमें भी होगा और यहाँ पे रेयरर होगा। जिस मीडियम से लाइट की रे आ रही थी उसी मीडियम वापस चली गई, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और 100% लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आएगी। जब मिरर पे डालते हैं लाइट की रे को तो उसमें 95% वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ 5% उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी। और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर अब रिफ्लेक्शन के लॉज वैलिड है। एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, रिफ्लेक्शन के सारे लॉज यहाँ पर वैलिड हैं। अब बात करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक 3D एक डिवाइस होता है जो लाइट को बेंड करता है, लाइट की सारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को बेंड करता है। और प्रिज्म में ये जो सरफेस होते हैं, जैसे ये प्रिज्म है, इसको सामने से देख रहे हैं, तो ये जो सरफेस होते हैं इनको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सामने वाला एंगल। तो पहले तो बात करते हैं हम रेगुलर प्रिज्म की। रेगुलर प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जिसमें ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल होंगे। ये है रेगुलर प्रिज्म, इसको कहते हैं रेगुलर प्रिज्म। अब देखते हैं कि जब प्रिज्म में लाइट की रे को इंसिडेंट कराया जाता है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो ये यहाँ पे अपने पास प्रिज्म है, अब इसमें लाइट की रे इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे लाइट की रे आई, अब यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो अब इसमें बाहर मान लेते हैं एयर है, यानी कि बाहर है रेयरर मीडियम और अंदर प्रिज्म बना हुआ है ग्लास का, तो अंदर मिलेगा लाइट की रे को डेंसर मीडियम और इसके बाद फिर इसको मिलेगा फिर से एयर मिलेगी, यानी फिर से रेयरर मीडियम। अब लाइट की रे यहाँ पर आई है तो अब इसमें रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस प्रिज्म के इस वाले सरफेस पे, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट की रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, पूरा सीधी आई, अब यहाँ पे बाहर निकलेगी लाइट की रे प्रिज्म के अंदर से, तो अब यहाँ पे डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन यहाँ पे प्रिज्म में देखने को मिलेगा। इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहेंगे क्या, एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे और इसको कहेंगे इस रे को इमरजेंट रे, और इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे तो ये भी, लेकिन बुक में इसको रिफ्रैक्टेड रे से नाम से जानते हैं, बुक में इसको ज़्यादातर बुक में इसी को ही रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो ये हो गया, इसमें जब कोई लाइट की रे आएगी तो वो ऐसे बेंड होगी। अगर ये सब बनाना नहीं याद रहता तो फिर इसमें एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी लाइट की रे आएगी तो हमेशा प्रिज्म उसको अपने बेस की तरफ बेंड करेगा। ये बेस है तो हमेशा बेस की तरफ प्रिज्म हर लाइट की रे को बेंड करने की कोशिश करता है। अब इसमें देखते हैं कि अलग अलग लाइट की वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट डालेगी इस प्रिज्म पे, कि कितनी लाइट की रे बेंड होगी, तो उसको देखते हैं पहले। अब इसमें एक चीज की और बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है जब किसी लाइट की रे इस पे पड़ती है।
तो ये लाइट की रे मान लेते हैं, ये लाइट की रे आई थी और ये ऐसे होके ऐसे चली गई। तब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे। तो ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या बताता है? ये बताता है कि लाइट की रे अपने पाथ से कितना हट गई है, मतलब कि कितना वहां से डेविएट हो गई है। ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे चली गई। तो अब इसमें देखते हैं किन किन फैक्टर्स पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा। सेकंड फैक्टर है क्या? जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी प्रिज्म की उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। इसको लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। जितना ज्यादा उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन। थर्ड चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जितना ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा। अब फोर्थ चीज ऐसी है कि वो नोट करने के लिए नहीं है, वो समझने के लिए है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये थोड़ा पॉइंट इसको इरेज करते हैं, इसकी जगह लिखते हैं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ डाल रहे हैं प्रिज्म पे उस पर डिपेंड भी करेगा। लैम्डा मान लेते हैं वेवलेंथ को। लैम्डा जितना कम यानी कि वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की जितनी कम उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा। अब ये जो यहाँ पे पहले इसके लिखा था अब उसकी बात करते हैं। वो चीज़ लिखने के लायक नहीं है, वो चीज़ है समझने के लायक। तो एंगल ऑफ डेविएशन मान लेते हैं वाई एक्सिस पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब इसमें क्या है खास बात कि एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ऐसा आता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, और बढ़ाएंगे और घटेगा, और बढ़ाएंगे और घटेगा, फिर घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डेल मिनिमम, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे मिनिमम होगा। और हमेशा ये आई की एक ही वैल्यू के लिए मिनिमम होता है। जैसे मान लेते किसी प्रिज्म के में आई इक्वल 30 डिग्री के लिए डेल की वैल्यू मिनिमम है, तो 29 रखेंगे तो भी मिनिमम नहीं आएगी और 31 रखेंगे तो भी मिनिमम नहीं आएगी। अब इसके बाद आई की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन ये बढ़ता चला जाएगा। तो यही होता है इसका ग्राफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता भी है पेपर में। कुछ नहीं तो यही पूछ लेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कितने पॉइंट पे मिनिमम हो सकता है, ये सब पूछ सकता है। अब इसमें एक और चीज बची है, कंडीशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन टू बी मिनिमम। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये था एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये अंदर का मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसको मान लेते हैं R2। तो पूछा जाता है कि कब ऐसा, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। तो पहली बात तो जब होगा I बराबर E के, तब अब जब I E के बराबर होगा तो R1 भी R2 के बराबर हो जाएगा। जब I E के बराबर होगा तो R1 R2 के बराबर अपने आप हो जाएगा। तो ये हो गई कंडीशन, मतलब ये जितनी कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। और क्या, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के अंदर। ये होनी चाहिए पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का बेस है, इसके पैरेलल है ना रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली। तो यही होता है।